नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। देश में इस समय आतंकी खतरे का संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही भारत को कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो हर स्तर पर नाकामी पाने के बाद भारत के खिलाफ आतंकवाद को इस्तेमाल करने की फिराक में है। पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा से ही तनातानी लगी रहती है। आतंकवाद से दुनिया परेशान है, लेकिन बस एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके लिए आतंकवाद से बढ़कर कश्मीर मुद्दा है, जिस पर उसका हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर के मुद्दे को उछालने का एक मौका नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत को कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। सीमा पर भी आतंकियों की घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। आतंकवाद से हर देश परेशान है। पूरी दुनिया जल्द से जल्द आतंकवाद का खात्मा चाहती है। इसी को देखते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैव आतंकवाद को लेकर बड़ा खुलासा किया। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के पहले सैन्य औषधि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि जैव आतंकवाद आज के समय में असली खतरा है और ये जैव आतंकवाद संक्रामक प्लेग की तरह फैल गया है। सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं को इस समस्या से निपटने में सबसे आगे होना चाहिए। देश में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादी उच्च तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें जैव आतंकवाद की धारणा भी सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैव आतंकवाद किस चिड़िया का नाम है, तो हम आपको बता दें कि जैव आतंकवाद आतंकवाद का वो रूप ही है जो आतंकवादी गुटों को आसानी से मिलने वाली जैव प्रौद्योगिकी में उन्नति के बाद उभरा है। इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारी और मृत्यु कराने के लिए प्रयुक्त वायरसों, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु यानी एजेंटों का जानबूझकर निर्गमन जैव आतंकवाद या बायो आतंकवाद कहलाता है। किसी भी आम आदमी की नजर में बैक्टीरिया, वायरस और फंगी प्राकृतिक रूप में मिलने वाले सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया को लेकर हमेशा ही यही सोचा जाता है कि ये किसी बड़े खतरे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन बहुत विनाशकारी हुआ है। जैविक युद्ध का इस्तेमाल दुश्मन देश की सेना, वहां की आबादी, खाने पीने का सामान और पशुधन को नुकसान पहुंचाने या नष्ट कर देने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैव आतंकवाद का इस्तेमाल अब शुरू हुआ है। सबसे पहले जैव हथियार का इस्तेमाल रोम, ग्रीक और फारसियों द्वारा किया गया था। माना जाता है कि रोमन लोग अपने दुश्मनों के कुओं में जहर डाल देते थे। 606 ईस्वी पूर्व असीरियनों ने अपने पतन से पहले फफूंदी लगी राई का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करने से शरीर पर लगी चोट सड़ने लग जाती है, अबॉर्शन और किसी भी तरह की मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। हालांकि विश्व बाण का जिक्र तो हमारे पुराणों में भी दिया गया है। साल 1347 में टार्टर लोग प्लेग ग्रस्त बीमारी से मरने वाले लोगों को कफ्फा शहर की दीवारों के पार फेंक देते थे। साल 1941 और 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस और चीन में भी प्लेग, एंथ्रेक्स, हैजा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। इसी दौड़ के चलते जापान ने भी कई तरह के जीव और वनस्पति नाशक हथियार बनाए, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देशों की जरूरी फसलें खत्म की जा सके। अगर अभी की बात की जाए तो जैव आतंकवाद इस समय सबसे ज्यादा विनाशकारी है। आज के दौर में जैव आतंकवाद किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ऐसे में एक जैव आतंकवादी हमला दुश्मन देश के लिए कई दशकों के लिए सदमा बन सकता है। गौर करने वाली बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्वास किया जाता है कि पश्चिमी जर्मनी ने खासतौर पर अपने दुश्मनों के पशुधन और सैनिकों के विरुद्ध बेसिलस एंथ्रेसिस और बरखोल्डेरिया मेलेई जैसे जैविक एजेंटों का प्रयोग किया। साल
1930 में फ्रांस और जर्मनी ने शत्रु की फसलों को नष्ट और जहरीली बनाने के लिए बीमारी पैदा करने वाले आलू के मुंगरों का प्रयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय कई देश जैविक हथियारों के निर्माण में लगे हुए थे। कई देशों ने शीत युद्ध के दौरान भी ये आरोप लगाया था कि रासायनिक और जैविक हथियारों का काफी इस्तेमाल किया गया था। इसकी जानकारी साल 1963 से 1967 तक चलने वाले यमन युद्ध, 1959 से 1975 तक चलने वाले वियतनाम युद्ध, 1980 के दशक दौरान ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध, फिर 1990 से 1991 के खाड़ी युद्ध में दी गई थी। सोवियत और मुजाहिदीन गुटों ने अफगान संकट के समय जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया और कम्युनिस्ट पर उनका इस्तेमाल लाओस और कंबोडिया में करने का आरोप लगाया। जैव हथियार दो प्रकार के होते हैं। कुछ हथियार आसानी से मिल सकते हैं और भीषण तबाही मचा सकते हैं। वो लिविंग एजेंट कहलाते हैं। इनमें एंथ्रेक्स, चेचक, प्लेग जैसे बैक्टीरिया आते हैं, जबकि कुछ सीमित तरीके से प्रभावित करते हैं। ऐसे जैव एजेंट कुछ समय के लिए व्यक्ति को डिसेबल्ड और हेल्पलेस बना सकता है। उसे नॉन लिविंग एजेंट कहा जाता है। इनमें बोटुलिन, एंट्रोक्सिन जैसे बैक्टीरिया आते हैं। जैविक अस्त्रों के बारे में बात की जाए तो एक भयभीत करने वाला तथ्य ये भी है कि ये ऐसे हथियार हैं जिनके प्रयोग में ना तो गोलियां चलेंगी, ना ही धमाके होंगे, ना ही रेडियो धर्मिता फैलेगी, ना ही बारूदी सुरंगों के फटने से अंग विच्छेदन होगा। बस गुप्त रूप से लोगों की मौत होती रहेगी। इनके इस्तेमाल से एक समस्या ये भी होगी कि समय रहते इनसे बचाव करना भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनके स्रोत का पता लगाना भी संभव नहीं है। यदि जैविक अस्त्रों द्वारा रोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन को नुकसान ना भी हो, तो भी अपर्याप्त पोषण के कारण पूरे देश को कमजोर बनाया जा सकता है। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरियल बैसिलस एंथ्रेसिस के हवा में उड़ने से पैदा होता है। इन बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में बहुत आसानी से विकसित किया जा सकता है और शुष्कावस्था के कणों के रूप में रखा जा सकता है। एंथ्रेक्स 3 प्रकार से इन्फेक्शन फैलाता है। सांस लेने की शुष्क कणिकाओं द्वारा अगर आपके शरीर में कहीं खरोंचों के निशान हैं, तो उनके संपर्क में आकर और बीमार पशुओं के आधे पके मीट खाने से भी आंतों से इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन होने पर आपकी आंतों में भारी सूजन, जी मचलाना, भूख नहीं लगना, तेज बुखार। सिप्रोफ्लॉक्सिस और डॉक्सीसाइक्लिन एंथ्रेक्स की रामबाण दवाइयां हैं। आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि इसके बैक्टीरिया कड़ी धूप, पेस्टिसाइड्स और तेज गर्मी को भी आसानी से वहन कर लेते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का तो लक्ष्य ही यही होता है कि वो कम से कम प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए एंथ्रेक्स को चुनकर आतंकवादी इस बीमारी के वायरस को पाउडर के तौर पर खत में चिपका कर भेजते हैं। इस बीमारी में मरने का खतरा 65 से 80% होता है। इसके अलावा माइकोटॉक्सिन T2 भी एक जानलेवा जहर है, जिसे पानी या पीने की चीजों में मिलाकर दुश्मन देश पर कहर ढाया जाता है। सेक्सी टॉक्सिन तो उससे भी ज्यादा जहरीला है, क्योंकि इसका हवा में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये 24 घंटे के अंदर किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार सकता है। अगर जंग के मैदान में क्लॉस्ट्रीडियम परफेजेन बैक्टीरिया की बरसात दुश्मनों पर कर दी जाए तो सैनिकों के घावों में 8 से 12 घंटों में गैस गैंग्रीन पैदा हो जाती हैं। जैव हथियारों के प्रभाव को लेकर पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये मौसम पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। इसलिए अगर कभी हवा विपरीत दिशा में चलती है तो ये दुश्मन क्या, उन देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है जो हमारे दोस्त हैं। उनकी आयु को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुश्मनों का विनाश करने के बाद भी काफी टाइम तक बने रह सकते हैं। जैव हथियारों के खतरे को देखते हुए इस समय सबसे पहले इनसे बचने के उपाय खोजने की जरूरत है। साथ ही जन समुदाय में इन खतरों को लेकर जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है, ताकि इनसे बचा जा सके।
जैव आतंकवाद से निपटना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसका सामना करने के लिए ट्रेनिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस और सतर्कता भी जरूरी है। जैव एवं रासायनिक हथियारों को बेअसर करने वाले वस्त्र का उत्पादन भारत में शुरू हो गया है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए इन वस्त्रों को उपलब्ध कराना एवं बचाना संभव नहीं है। तो बेहतर होगा कि सतर्कता बरती जाए। जैव आतंकवाद से जुड़ी कोई भी जानकारी नेड्रिक न्यूज़ अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि ये अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। नेड्रिक न्यूज़ किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।